हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र चौहान स्वागत करता हूं बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बैंकिंग एकेडमी। फ्रेंड, आज है 7 नवंबर। 7 नवंबर से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सब का डिस्कशन करेंगे। साथ ही इनसे संबंधित कोई स्टैटिक रिलेटेड फैक्ट है तो उन्हें भी जानेंगे, जिससे आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही इसका पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। हु हैज लॉन्च द इंटरनेशनल सातोधानम इवेंट? इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सातोधानम कार्यक्रम शुरू किया गया? भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा वर्चुअल माध्यम से इंटरनेशनल सातोधानम प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डॉक्टर मेधाश्री मोहन के द्वारा अंडर श्री कृष्णा देव राय सत्संग, जो कि कहाँ पे है? तिरुपति में। साथ ही एम वेंकैया नायडू ने एक लिटरेरी फीट यानी कि साहित्य प्रदर्शनी को भी ऑब्जर्व किया, जिसका नाम अवधानम है। फ्रेंड, अवधानम एक प्रकार का लिटरेरी फेट है जो एंशियंट टाइम में यानी कि प्राचीन समय में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। अवधानम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो कि अवधानम करता है, यानी कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्तियों के ग्रुप में से एक व्यक्ति होता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत साहित्य प्रक्रिया के रूप में की गई थी, लेकिन मॉडर्न लाइफ में तेलुगु और कन्नड़ भाषा के तेलुगु और कन्नड़ भाषा के कवियों के कारण अवधानम पुनर्जीवित हो गया, दोबारा से चर्चा में आ गया है। और अवधानम के माध्यम से ग्लोबल लेवल पे, कहा इस लेवल पे ग्लोबल यानी कि विश्व लेवल पे हमारे लिटरेरी फीट और लैंग्वेज को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब कि इंटरनेशनल सातोधानम का जो लॉन्च इवेंट है वो किनके द्वारा किया गया? श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा। और इसी कार्यक्रम के द्वारा एक लिटरेरी फीट यानी कि साहित्य प्रदर्शनी भी की गई, जिसका नाम क्या है? अवधानम है। तो अवधानम पूछ सकता है कि इनमें से किससे संबंध रहता है, तो लिटरेरी फीट से संबंध रखता है। तो सही जवाब हमारा डी है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। Recently, India successfully hosted the 5th Joint Working Group on coal between India and which country? आपको बताना है हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह की सफलतापूर्वक मेजबानी की। भारत ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5वें जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की किस कंट्री के साथ? इंडोनेशिया के साथ। और किस क्षेत्र में? कोल के क्षेत्र में। अब भारत की तरफ से जो ये को चेयर किए गए वो श्री विनोद कुमार तिवारी, और इंडोनेशिया की तरफ से बात करें तो मिस्टर जॉनसन पाकफोन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। और कोल के क्षेत्र में दोनों देशों ने सेल्फ सफिशिएंसी की बात की, आत्मनिर्भर बनने की बात की, और साथ ही दोनों देशों के बीच जो कोल सेक्टर है उनको लेके व्यापार को लगातार बढ़ावा देने की भी बात की गई। फ्रेंड्स, कोल की बात करें तो कोल विश्व का एक लार्जेस्ट सोर्स है किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। साथ ही बता दें कि भारत अपने इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 72% कोल से ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे एक डिमेरिट और भी है, जिसके कारण 40% जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है वो इन्हीं फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। इसका कारण यह है कि कोल बहुत यानी कि सस्ते में मिलता है। आपको बता दें 2017 में जो एनर्जी का कंजप्शन है कोल के द्वारा वो 56% रहा, लेकिन सरकार ने कमिटमेंट किया है कि आने वाले 2040 तक हम कोल पे निर्भरता क्या करेंगे? कम करेंगे, और इसको 56 से घटा के कितना कर देंगे? 48% कर देंगे। और ये घटाने के बाद हम कहाँ पे चले जाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, यानी कि कोल के डिपेंडेंसी को हम घटा रहे हैं, यानी कि हम दूसरे सोर्स पे जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। और रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत सरकार ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है कि हम आने वाले 2022 में
गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के अब रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेंड क्या है, हाइड्रो से हो गया, सोलर पावर से हो गया, थर्मल से हो गया और न्यूक्लियर से प्राप्त हो गया। कितने प्रतिशत कितने गीगावाट का रखा है, तो 175 का। अब फ्रेंड यहाँ पे हमने मीटिंग जो की है वो इंडोनेशिया के साथ की है। ऐसा क्या बात है इंडोनेशिया, आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो कोल की माइनिंग और एक्सपोर्ट का काम भारत सरकार का अब तक एक सेक्टर ही करता था, कोल इंडिया लिमिटेड। लेकिन हाल ही में सरकार ने 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया यानी कि बिडिंग भी शुरू कर दी है, ताकि इसमें प्राइवेट लोग की हिस्सेदारी भी बढ़े। भारत की बात करें तो थर्मल कोल आयात करने में 12% की यानी कि 12.6% की वृद्धि हुई है पिछले लगभग 20 करोड़ टन। भारत को जितना भी कोल चाहिए होता है उसमें से जो इंडोनेशिया है अपनी जरूरत का 60% जो कोल है वो इंडोनेशिया हमको देता है। कौन देता है, इंडोनेशिया देता है। और जबकि दूसरे पे बात करें तो कौन है, साउथ अफ्रीका। कौन है, साउथ अफ्रीका, जो कि 22% देता है। उसके बाद अगर बात करें तो रसिया और ऑस्ट्रेलिया है, जो कि क्रमशः 5-5% देते हैं। तो इंडोनेशिया कोल सप्लायर का भारत का सबसे बड़ा सोर्स है और इन्हीं सोर्स को बरकरार रखने के लिए अभी कौन सी मीटिंग हुई है, 5वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप कोल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई है। तो सही जवाब हमारा है डी, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो क्या है, जकार्ता है। और जो इसकी करेंसी वो रुपया है। क्या है, रुपया नहीं, रुपया है। Which of following ministry invited logo design to commemorative victory of Indian Army Force in 1971 Indo-Pak War? इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के लिए लोगो डिजाइन को आमंत्रित करता है? आने वाले 16 दिसंबर 2021 में भारत इंडियन आर्म फोर्स 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी और उसमें भारत ने जो विजय हासिल की थी उसके 50 साल पूरे करने जा रहा है। कब, 16 दिसंबर 2021 में। और इसी वर्ष को हम स्वर्णिम विजय वर्ष के स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में भी मनाने वाले हैं। और इसी वर्ष के लिए एक नया लोगो डिजाइन करना चाहती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और उन्होंने एक पोर्टल खोला है जिसपे कोई भी डिजाइन करना चाहता है अपनी तरफ से तो इस पे जाके रजिस्ट्री कर सकता है। और ये जो अपना डेटा है वो 11 नवंबर तक दे सकते हैं। और जीतने वाला जो व्यक्ति है वो 50,000 का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। और उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया रखे हैं जो कि कॉम्परेटिव अचीवमेंट है, वो इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया और इंडियन एयरफोर्स, इनका भी उस पर सिंबल होना चाहिए वेपन इक्विपमेंट का, या फिर उस पर जो कोट हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होना चाहिए। तो किसके द्वारा डिजाइनिंग के लिए इनविटेशन दिया गया है कि जो लोग भी 50 वर्ष पूरे होने के इंडिया और पाक वार पे अपना डिजाइन दे सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लगभग 101 इंडियन आर्मी जो यूज करती है एम्यूनिटी हथियार गोला बारूद उनको बैन करने का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कुछ टारगेट रखे हैं, जैसे इंडियन डिफेंस की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस है दुनिया का सबसे बड़ा। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है। उसके बाद अगर बात करें डिफेंस सेक्टर में इस बार का जो बजट दिया गया है 2000 वो कितना दिया गया है, 4,71,378 करोड़ का। जो परसेंटेज है डिफेंस का 9.37%। आपको ये आंकड़ा बजट वाला याद रखना है। साथ ही 2025 तक डिफेंस ने ये कमिटमेंट किया कि हम अपना टर्नओवर कितना बढ़ा देंगे, 1.7 ट्रिलियन रुपए का कर देंगे। साथ ही जो एक्सपोर्ट है यानी कि हम तो यूज करेंगे बाहर दूसरे कंट्रियों को भी एक्सपोर्ट करेंगे, कितना, 350 बिलियन करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट भी करेंगे।
अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आया तो इसके मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो यूपी के लखनऊ में है, ध्यान रखें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ए। विच ऑफ दिस कंट्री हैज हेल्ड द 4th हाई लेवल मीटिंग ऑफ एनर्जी डायलॉग विथ ओपेक। इनमें से किस देश ने ओपेक के साथ ऊर्जा वार्ता की 4थी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। भारत ने वर्चुअल माध्यम से, किस माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से 4th हाई लेवल मीटिंग की है इंडिया और ओपेक एनर्जी डायलॉग को लेके। किन के साथ इंडिया ने किया है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन की, किस कंट्री ने, इंडिया ने 4था हाई लेवल मीटिंग है। और इसका जो रिप्रेजेंटेट किया गया है हमारे ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किनके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो एमपी, मध्य प्रदेश राज्यसभा से, ये ध्यान रखेंगे। अब ये ओपेक क्या है, ओपेक एक प्रकार का संगठन है जो कि 1960 में उभरा था और 1961 के आसपास से ये बिल्कुल पर्टिकुलर वे में काम करने लग गया। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है शुरुआती दौर में 5 कंट्री, इराक से, ईरान से, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, और ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे जो क्रूड ऑयल के सोर्स हैं बहुत भारी मात्रा पे मिलता है। तो इनके साथ बेहतर रिलेशन बन सके, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, हमारा इंपोर्ट हो गया या एक्सपोर्ट हो गया, इन कंट्रियों के साथ बेहतर हो सके। प्रेजेंट में ओपेक की बात करें तो इसमें 13 मेंबर है। कितने मेंबर, 13 मेंबर है। एक समय था जब इसमें कितने मेंबर थे, 16 मेंबर थे। 3 मेंबर क्या हो गए हैं, एग्जिट हो गए हैं। कौन सा, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर। और कतर तो हाल ही में, कब, 2019 में इससे अलग हुआ। तो हाल ही में ओपेक से कौन सा कंट्री अलग हुए हैं इनमें से, तो ध्यान रखेंगे कतार हो गया रिसेंटली। जो ओपेक का हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में। फ्रेंड्स, ये बैंक जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, या तो ओपेक का फुल फॉर्म या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना में। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, मोहम्मद बारकिंडो। कौन है, मोहम्मद बारकिंडो। और ओपेक की फुल फॉर्म की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, और क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो ध्यान में कितने मेंबर हैं, 13 हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया के वियना में। और किस देश ने की इसके साथ अभी हाल ही में बैठक, तो हमारा सही जवाब है सी, इंडिया ने। व्हेन इंटरनेशनल डे फॉर preventing the exploitation of the environment in war and armed conflict is observed। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट डे मनाया जाता है। साथ ही आपको बता दें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार पिछले लास्ट सालों में जो नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट का जो लॉस हुआ वो 40%, यानी कि लड़ाइयों की वजह से, आर्मी हथियारों की वजह से जो नेचुरल पे कितनी हानि होती है उसको वो बताने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए डे मनाते हैं कि कम से कम लड़ाई हो, हथियारों का यूज किया जाए, प्राकृतिक और एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो सही जवाब हमारा क्या है, बी, 6 नवंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट डे। Recently, which minister has gave the Gandhian Young Technology Award to student and researcher? हाल ही में किस मंत्री के द्वारा किनको, छात्रों को और शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार दिया गया है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा वर्चुअल माध्यम से दिल्ली से अवार्ड दिया गया है। 2 स्टूडेंट इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्चर एक्सप्लोरेशन, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और साथ ही सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड।
गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड को दो कैटेगरीज में बांटा गया। कितने कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली की बात करें SITAREGYTI को, तो कौन देता है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और दूसरे की बात करें सृष्टि SRISTIGYTI, वो दिया जाता है किसके द्वारा? सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन गार्डियन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन के द्वारा। इस अवार्ड का मेन एम यह है कि छात्रों में तकनीकी विचारों यानी कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देना तथा उन्हें बायोटेक एंड स्टार्टअप, कहाँ पे? बायोटेक एंड स्टार्टअप स्थापित करने की दिशा में क्या देना? प्रोत्साहित करना मैन है। इस बार की बात करें, ये हर साल दिया जाता है। इस बार की 14 अवार्ड एंड 11 एप्रिसिएशन अवार्ड जो दिए गए हैं SITAREGYT के अंदर में, और साथ ही 7 अवार्ड एंड 16 एप्रिसिएशन अवार्ड दिए गए हैं SRISTGYTY के अंदर। मेन एम क्या है? गार्डियन चैलेंज गार्डियन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन का, कि छात्रों में टेक्नोलॉजी थिंकिंग को बढ़ावा देना और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोत्साहन देना। किनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब डॉक्टर हर्षवर्धन की तो हमने मिनिस्ट्री जान ली, और इनकी अब कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछे तो ये कहाँ से निर्वाचित होते हैं? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? पार्लियामेंट दिल्ली के चांदनी चौक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently, the government of Bangladesh signed a memorandum of understanding with which of the country for priority delivery of 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोज। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने इनमें से किस देशों के साथ 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक की प्राथमिकता वितरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने किसके साथ? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। किसके साथ? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया है कि 3 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज भारत किसको सप्लाई करने वाला है? बांग्लादेश को। आपको बता दें, भारत में 3 जो ऐसे कोविड-19 वैक्सीन है जिनका ट्रायल, एक तो रशियन वैक्सीन जिसका नाम क्या है? स्पुतनिक वी। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये विश्व का पहला रजिस्टर वैक्सीन है कोविड-19 का। दूसरा कोविशील्ड वैक्सीन, और तीसरा भारत का खुद का क्या है? कोवैक्सीन, जिसको किसने डेवलप किया है? भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलके। और चौथा का तो अभी ट्रायल चल रहा है जिसका नाम क्या है? जाइकोडी, और ये जाइडस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? जाइडस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो बांग्लादेश ने किस कंट्री के साथ 3 करोड़ कोरोना वायरस वैक्सीन के डोज के लिए टाई अप किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के साथ किया है। अब बांग्लादेश क्या है? तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। फ्रेंड, जहां तक हो सके कि प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है जो नए निर्वाचित हुए हों यानी कि नए चुने गए हों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। हालांकि आपको कैपिटल और करेंसी तो याद रखना है। तो सही जवाब इसका क्या है? डी। विच इंडियन मिनिस्टर हैज रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट इंडो नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव। भारत के किस मंत्री ने पहले भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव का प्रतिनिधित्व किया है? भारत ने पहला वर्चुअल माध्यम से फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया है, जिनमें रिप्रेजेंटेड हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा की गई है। किनके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा, और साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की मदद से की गई, ताकि आने वाले समय में जो नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्री हैं उनके साथ जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको बेहतर बनाया जाए। क्लीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सप्लाई चेन पे क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। और इस कॉन्क्लेव की पहली बार जो बात सोचा गया था इंडिया की तरफ से 2018 में सोचा गया था, और फाइनली इसमें मीटिंग हो गई। नॉर्डिक कंट्री मतलब क्या होते हैं कि 5 कंट्री हैं। कौन कौन? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड है। और बाल्टिक नेशन का मतलब कि एक बाल्टिक सागर है। क्या है? बाल्टिक सागर है, और इसके किनारे ये कंट्रियां बसी हुई हैं, इस कारण इनको क्या बोला जाता है? बाल्टिक कंट्री बोला जाता है। जैसे कौन है? एस्टोनिया, लातविया और
लिथुआनिया। इन तीनों कंट्री में तो 2019 की बात करें तो हमारे प्रेसिडेंट क्या गए थे इन कंट्री, किसमें, एस्टोनिया में, लाटविया में और लिथुआनिया में विजिट के लिए गए थे। तो इन्हीं के साथ भारत ने अपनी पहली मीटिंग की है और इसका जो नेतृत्व किन्हीं के द्वारा किया गया है, एस जयशंकर। और एस जयशंकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो राज्यसभा गुजरात से निर्वाचित हुए हैं। Which state government has passed bill to provide 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब टू लोकल कैंडिडेट? किस राज्य सरकार ने स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया? इनमें से किस राज्य के द्वारा? हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से एक बिल पास किया है जो कि ये कमिटमेंट करता है कि जो लोकल उनके कैंडिडेट हैं, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं और उनकी मंथली जो सैलरी होगी वो 50,000 से कम होगी और उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। कितने का? पहले 75%, फिर अन्य किसी राज्य के व्यक्तियों को वहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यह बिल लगभग उन्होंने 2020 के स्टार्टिंग में रखा था और फाइनली इसको हरियाणा गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कर दिया। तो कौन से राज्य ने ये अपने कैंडिडेट को देने जा रहा है? तो हरियाणा गवर्नमेंट दे। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा का जो कैपिटल है आप सभी जानते हैं क्या है? चंडीगढ़ है। क्या आप बता सकते हैं कि हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा को छोड़ के, किनको? हरियाणा को छोड़ के और किस स्टेट का या फिर यूटी का कैपिटल है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और बताएंगे और लिख के बताएंगे तो लॉन्ग समय तक आपके माइंड में स्टेबल रहेगा। साथ ही अगर बात करें इसके गवर्नर की तो कौन है? गवर्नर का नाम इनके क्या है? सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण। और सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के हाल ही में कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे उन्होंने एक एजुकेशनल चैटबॉट नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? आपका मित्र। ये आप यूजीसी कोर्स करते हैं या फिर स्कूलों में पढ़ते हैं तो इसके माध्यम से हर एक प्रकार का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2 योजना शुरू की। एक तो है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और एक है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। आपको बता दें महिला एवं किशोरी सम्मान जो योजना है इसके अंतर्गत गर्ल एंड वुमेन जो कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सैनिटरी नैपकिन। जबकि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना है जो एडोलसेंट वुमेन है। कौन? एडोलसेंट वुमेन कह रहे हैं कि लैक्टिंग वुमेन है, लैक्टिंग वुमेन यानी कि दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको न्यूट्रिशन युक्त मिल्क दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा सरकार की पुलिस है फरीदाबाद पुलिस, उन्होंने एंटी बुलिंग कैंपेन चलाई। क्या? एंटी बुलिंग। बुलिंग का मतलब ऐसे दबंग लोग जो कि जबरदस्ती लोगों को रोकते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। अगर स्कूल, कॉलेज या पब्लिक प्लेस में ऐसे कोई दबंग लोग हैं और ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से फरीदाबाद पुलिस को बताएंगे और तुरंत ही एक्शन लेती थी। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने आधार कार्ड की तरह एक नया कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र। इसमें हर एक परिवार को 8 डिजिट का नंबर दिया जाता है और इस 8 डिजिट के अंदर पूरे फैमिली में कितने मेंबर हैं, वो क्या काम करते हैं, इनकी संपत्ति क्या है, इनकी खेत क्या है, XYZ डिटेल सब हरियाणा सरकार जान लेती है ताकि जिनके प्रोग्राम है उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो सके। अब हरियाणा है तो हरियाणा के जरा नेशनल पार्क हैं, जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। पूछा जाए कि भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है तो हरियाणा में है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि कालीगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है तो कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या है? किस राज्य ने 75% अपने कैंडिडेट के लिए प्राइवेट में रिजर्वेशन दिया है? हरियाणा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सिक्योर हाई स्कोर ऑफ एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स? एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इनमें के से किस कंट्री ने पहला स्थान प्राप्त किया है बताना है। हर एक देश में एकेडमिक फ्रीडम कितना है, रिसर्चर को, स्टूडेंट को,
उसके लिए एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी और विडेन इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस बार में टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप परफॉर्मेंस किसका है? तो टॉप परफॉर्मेंस है आपका उरुग्वे और पोर्टुगल का। किसका? उरुग्वे और पोर्टुगल का। जबकि भारत की बात करें तो अपनी जो रैंकिंग है वो हालांकि अच्छी नहीं है। भारत का जो स्कोर है वो 0.352 है। हालांकि हमने इसमें क्या किया है, 0.1% की गिरावट की है। जो हमसे बेहतर कंट्री तो है मलेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, सोमालिया। खैर अपनी रैंकिंग अच्छी नहीं है, कम हुई है। हाल ही में कुछ इंडेक्स जारी हुए थे जिनका लिस्ट दिया गया है फ्रेंड। इसको आप कोशिश करें कि एक बार देख लें। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 144 है। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स भी लॉन्च किया गया था जिसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 4th है। एक बार बस देख लेंगे, बार बार रिपीट होते रहेगा, हम ऑप्शन के माध्यम से एग्जाम में जल्दी से पहचान लेंगे। तो संयुक्त रूप से एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में कौन टॉप पे है? उरुग्वे और पोर्टुगल, यानी कि सी आंसर, बोथ ए एंड बी। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत हैज इनॉर्गेनेटेड एडीआईपी कैंप फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टेटिव एड एंड डिवाइस टू दिव्यांग इन विच स्टेट? हाल ही में थावर चंद गहलोत ने किस राज्य में दिव्यांगजन को सहायता और उपकरणों के मुफ्त वितरण के लिए एक शिविर का उद्घाटन किया है? थावर चंद गहलोत यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के नॉर्थ मुंबई में एडीआई कैंप, एडीआई स्टैंड फॉर असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज एंड फिटिंग ऑफ एड एंड एप्लीकेबल, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी जरूरत का सामान देने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था भारत सरकार की तरफ 1981 में। और समय समय पे इसको क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसी का कैंप अभी महाराष्ट्र के नॉर्थ मुंबई में लगाया गया। किनके द्वारा? थावरचंद गहलोत। और फ्रेंड थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश राज्यसभा से क्या होते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं, मध्य प्रदेश राज्यसभा से। वन लाइनर में देखते हैं कि तंजानिया के हाल ही में दूसरे बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं, यानी कि सेकंड, इससे पहले भी यही थे, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम को बताना है क्या है? जॉन पोम्बे मांगुफुली हैं। क्या है? जॉन पोम्बे मांगुफुली कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तो तंजानिया के बने हैं। और तंजानिया का कैपिटल क्या है? डोडोमा है। और करेंसी क्या है? शिलिंग है। करेंसी क्या है? शिलिंग है। हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इंडिया और इटली के बीच बाइलेटरल समिट का क्या किया? संबोधन किया। और इंडिया और इटली के बीच लगभग 15 सेक्टरों में टाई अप किया गया, जैसे एनर्जी, ट्रेड, शिपिंग एंड एक्सट्रा। साथ ही G20 समिट को लेके भी इन दोनों ने योजना बनाई। आपको मालूम है कि G20 का जो समिट है वो 2021 में कौन होस्ट करने जा रहा है? इटली। और अपना भारत महान 2022 में क्या करेगा? G20 समिट की मेजबानी करेगा। और साथ ही इटालियन एक कंपनी है फिनसेंटरी और भारत का कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, इन दोनों ने एमओ किया कि भारत को इटली शक्ति एंड दीपक नाम का टैंकर सप्लाई करेगा। और आने वाले समय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और फिनस्टायर ने सागर निधि नाम का एक वेसल भी क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। और साथ ही इन्होंने कई सेक्टर जैसे नेवल ऑटोमेशन, रिपेयर, शिप रिपेयर, ट्रेनिंग, इंडियन पर्सनल और डिजाइन, इन क्षेत्र में क्या किया है? टाई अप किया है। तो इंडिया ने अभी हाल ही में किसके साथ बाइलेटरल समिट पे बैठक की है? तो इटली के साथ। हमारी तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी आयोजन किया। और जिसका ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया। मेन मकसद क्या है कि ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको भारत के तरफ कैसे आकर्षित यानी कि इनवाइट किया जाए कि भारत में आके क्या करें? बिजनेस करें। और जो हमारे भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि आने वाले
2025 में हम अपनी इकोनॉमी को कितना ट्रिलियन बना देना है, 5 ट्रिलियन बना देना है। तो उस पर हम कैसे फोकस कर सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आप नाम से ही मालूम चला कि भाई इन्वेस्टमेंट की तरफ प्रोत्साहित किया जाए, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार के बेनिफिट के बारे में सरकार ने उनको गिनाया, जैसे कि हम ईज ऑफ डूइंग में हम रैंकिंग अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, वन टैक्स वन नेशन के नाम पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाए हैं जो कि बहुत आसान है। लोअर यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, उसको भी हमने कम कर दिया। बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है आपको टैक्स भरने के लिए, यानी कि फेसलेस, यानी कि ऑनलाइन हम IT रिटर्न भर रहे हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हाल ही में पहले 100 करोड़ बोला गया था, 100 लाख करोड़ बोला गया था कि खर्च किए जाएंगे, लेकिन सरकार ने हाल ही में इसके आंकड़े को अपडेट किया। क्या आप बता सकते हैं कि 100 करोड़ से बढ़ा के कितना करोड़ कर दिया गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। साथ ही बैंकिंग के क्षेत्र में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर जो कि कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर में खोला गया है। FDI के नॉर्म में रिलैक्सेशन दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इन सारी खूबियों को गिनाया ताकि इन्वेस्टर हमारी तरफ आकर्षित हो सके। उसके बाद बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 132.8 मिलियन डॉलर का लोन दिया है पावर क्वालिटी एंड अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। किसको? मेघालय को। और मेघालय में लगभग 23 सब स्टेशन किए जाएंगे, रिनोवेट एंड मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा 55 सब नेशन का। बात करें ADBI की, ADBI का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 19 दिसंबर 1966 को किया गया था, और इसके कितने मेंबर हैं? भारत सहित 68 मेंबर हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये फिलीपाइंस की मनीला में है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो मात्सुगु अस्क्वा है। कौन है? मात्सुगु अस्क्वा है। भारत का कंट्रीब्यूशन की बात करें, इनके फाउंडेशन में 6.3% शेयर लगता है, लेकिन हाईएस्ट की बात करें तो जापान और यूनाइटेड स्टेट टोटल दोनों क्या है 15.6। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 24th हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी मीटिंग हुई, नवीन पटनायक ने अपने ओडिशा में की, और इन्होंने 5 मेगा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को क्या मंजूरी दी। कितने करोड़ का? लगभग 92,713 करोड़ की। तो अभी किस देश ने 24th हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी मीटिंग की? तो ओडिशा ने। या ये भी पूछा जा सकता है कि अपने राज्य में इनमें से किस राज्य ने 5 मेगा इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल दी है, या फिर उसका अमाउंट कितना? तो 92,713 करोड़ रुपए का है। उसके बाद हाल ही में इंडिया और फिलीपाइंस का 4th ज्वाइंट कमीशन ऑफ बायलैटरल कॉर्पोरेशन फोकस ऑन शेयर इंटरेस्ट एंड वीजा को लेके हुई। इंडिया और फिलीपींस की चौथी बैठक, और इसका भी जो रिप्रेजेंटेशन किया वो हमारे S जयशंकर के द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ICICI, ये फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक के क्षेत्र में, बैंक करंट के लिए। ICICI बैंक ने माइंड एंड मिलियनरी के लिए एक अकाउंट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? ICICI बैंक माइंड। यह एक प्रकार का मॉडर्न कह सकते हैं अकाउंट है जो कि मिलियनरी नेटवर्क से प्रेरित होके ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। अकाउंट है बेसिकली युवाओं के लिए, बेसिकली किन के लिए? युवाओं के लिए है, जिनकी एज है कितना? 18 से लेके कितना? 18 से लेके 35 साल के बीच में है, वो लोग इस अकाउंट को क्या कर सकते हैं? खुलवा सकते हैं। इनमें कई प्रकार की बैंकिंग, इसमें कई प्रकार की बैंकिंग, आप फोन के माध्यम से अपना अकाउंट खोल सकते हैं अपने ज़रूरत और आवश्यकताओं के अनुरूप। इस ICICI बैंक माइंड के हिसाब से कई प्रकार के ऑफर ले सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से आप हर एक स्टेज को जान सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंस्टेंट पर्सनल लोन, ओवरड्राफ्ट, सारी फैसिलिटी ICICI बैंक देता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। कब इस्टेब्लिश किया था? 1994 में। और इसके CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं। जबकि चेयरमैन की बात करें तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। टैगलाइन इसका क्या? हम है ना ख्याल आपका। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा न्यूज है, ये ध्यान रखेंगे, ICICI बैंक ने हाल ही में अपना सभी ब्रांच, अपना ऑल ब्रांच कहाँ से क्लोज कर दिया है? श्रीलंका से
क्लोज कर दिया, सभी प्रकार के ब्रांच है। साथ ही आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक फर्स्ट ब्रांच इसने अभी हाल ही में खोला है चाइना के शंघाई में। आईसीआईसीआई बैंक और पेमेंट बैंक ने हाल ही में जॉइंटली पेटम आईसीआईसीआई बैंक पोस्टपेड नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी हेल्थ नाम का एक स्कीम भी चलाया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। फ्रेंड ये हम लोग का नया इनिशिएटिव है, आपको कोशिश करना है, इसके बारे में सर्च करेंगे और सही आंसर आपको बताना है। अब ऐसा नहीं कि कई सारे लोग देख रहे हैं और एक ने आंसर कर दिया तो दूसरा सोचे कि यार मेरे से पहले वो आंसर कर दिया, मैं क्यों आंसर करूं। फ्रेंड जितना आप लिख के जवाब देंगे उतना लॉन्ग समय तक आपके दिमाग में रहेगा। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको क्या बताना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो फंड है जो कि रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट कर रहा है ये किस कंट्री का है, ये भी, यानी कि 2 प्रश्न हो गए। और एक ऊपर दिया था कि वो चंडीगढ़ वाला प्रश्न कि वो हरियाणा को छोड़ के और किस किस स्टेट या यूटी का है। तो फ्रेंड आज का ये करंट अफेयर रहा, आपके लिए बेनिफिट हुआ होगा इतना मैं जानता हूँ, अगर आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से सुना है तो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।